खून के रिश्ते में दरार, एक सन की जिद का अंजाम। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी आगरा, उत्तर प्रदेश की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहन को बीवी बनाने की जिद, आगरा, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। प्रदीप और शिवानी भले ही एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते ऐसे थे कि शादी नहीं हो सकती थी। शिवानी ने तो घर वालों के दबाव में पैर पीछे खींच लिए, लेकिन प्रदीप जिद पर अड़ गया। नतीजा क्या निकला? आगरा की ऐतिहासिक इमारतों में ताज के बाद सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का नाम आता है। इस शानदार और गौरवमयी इमारत का निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया था। हर साल देश विदेश के हजारों पर्यटक इस इमारत को देखने आते हैं। इसी ऐतिहासिक इमारत में 6 अप्रैल 2015 को एक अनहोनी हो गई। किसी पर्यटक ने वहां एक लड़की की खून सनी लाश देखी तो उसने शोर मचा दिया, जिससे उधर घूम रहे पर्यटक वहां इकट्ठा हो गए। लड़की की लाश देखकर लोग हैरान थे कि पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी। सूचना पाकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना थाना सिकंदरा पुलिस को फोन करके दे दी। सिकंदरा के गेट से थाना करीब 200 मीटर की दूरी पर था, इसलिए खबर मिलते ही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिरोही थोड़ी ही देर में पुलिस टीम के साथ उस जगह पहुंच गए जहां लड़की की लाश पड़ी थी। उन्होंने लाश का निरीक्षण शुरू किया। मरने वाली लड़की की उम्र 19-20 साल थी। हत्यारे ने किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन के अलावा पेट पर भी वार किए थे। लाश खून में तरबतर थी। लाश के पास ही एक मोबाइल फोन और एक चाकू पड़ा था। इन पर भी खून लगा था। थाना प्रभारी ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इसी चाकू से इसे मौत के घाट उतारा है। थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी। कोई पर्यटक घटना को अपने कैमरे में कैद न कर ले, इसलिए पुलिस ने बिना फॉरेंसिक सबूत जुटाए ही फटाफट लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद ही एसएसपी राजेश डी मोदक के साथ खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। सभी टीमों द्वारा काम निपटाने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मृतिका के पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी पहचान हो सकती, इसलिए पुलिस के लिए पहला काम मृतिका की शिनाख्त कराना था। लाश के पास जो मोबाइल फोन मिला था, पुलिस ने उसकी मेमोरी में सेव फोन नंबरों पर बात करनी शुरू कर दी। उसी क्रम में एक नंबर मृतिका के किसी रिश्तेदार का मिल गया। उस रिश्तेदार से बात करने पर पता चला कि वो फोन नंबर शिवानी नाम की लड़की का है। उस रिश्तेदार से पुलिस को जानकारी मिली कि शिवानी जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 में रहने वाले अन्नू नागर की बेटी है। शाम 5:30 बजे के करीब पुलिस अन्नू नागर के घर पहुंची। घर में अन्नू की पत्नी रेखा मिली। पुलिस को देखकर वो परेशान हो गई। पुलिस ने उससे पूछा, आप शिवानी को जानती हैं? जी, शिवानी मेरी बेटी है, मगर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रेखा परेशान होकर बोली। वो सब भी बता देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि शिवानी कहाँ है? पुलिस ने पूछा। सर, वो तो अपना फ़ोन रिचार्ज कराने घर से निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आपका कोई और रिश्तेदार रहता है? पुलिस ने पूछा। जी, मेरे जेठ जी रहते हैं। वो डीएम ऑफिस में नौकरी करते हैं, रेखा ने कहा। पुलिस रेखा को लेकर मुन्नालाल के घर गई। रेखा घबरा रही थी कि पता नहीं क्या बात है जो पुलिस उसे कुछ बता नहीं रही है। मुन्नालाल उसी समय ड्यूटी से लौटा था। अपनी भाई की पत्नी के साथ पुलिस को देखकर वो भी चौंका। पुलिस ने मुन्नालाल से बात करके सिकंदरा में मिली लाश का फोटो दिखाया। मुन्नालाल ने उस फोटो को देखकर कहा, अरे ये तो मेरी भतीजी शिवानी है। इसे किसने मार दिया? अभी कुछ नहीं पता। सिकंदरा में इसकी लाश मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस ने बताया। बेटी की हत्या की बात सुनकर रेखा दहाड़े मारकर रोने लगी। रेखा का पति अन्नू नागर एक प्रकाशन कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। मुन्नालाल ने उसे फोन करके घर बुला लिया। इसके बाद पुलिस दोनों भाइयों को साथ लेकर थाने आ गई। थाने में लाश के पास से बरामद फोन जब दोनों भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि वो मोबाइल शिवानी का ही है। इन बातों से साफ हो गया कि सिकंदरा में पुलिस ने जो लाश बरामद की थी वो अन्नू नागर की बेटी शिवानी की थी। लाश की शनाख्त होने के बाद पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए जांच की शुरुआत शिवानी के घर से ही शुरू की। थाना प्रभारी ने अन्नू नागर से पूछा, शिवानी का हत्यारा कौन हो सकता है? मेरा मतलब, क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? सर, मुझे तो एक ही आदमी पर शक है, और वो है मेरे साढ़ू का लड़का प्रदीप। ये काम उसी का हो सकता है। अन्नू नागर ने अपनी शंका प्रकट की। वो क्यों? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, वो शादी के लिए मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, अन्नू ने कहा। इतना सुनते ही थाना प्रभारी को ये मामला प्रेम प्रसंग का लगा।
अन्नू से प्रदीप का पता मालूम करने के बाद वो अगले दिन जिला एटा के गांव निघौली कला स्थित प्रदीप के घर जा पहुंचे। प्रदीप के घर के बाहरी दरवाजे पर कुंडी लगी थी। पड़ोसियों की मौजूदगी में कुंडी खोलकर पुलिस घर में घुसी तो अंदर कोई नहीं मिला। घर की लाइट जल रही थी और सारा सामान पैक था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग सामान सहित कहीं भागने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पुलिस के आने की भनक लग गई, जिससे वे घर छोड़कर भाग गए। लोगों ने बताया कि प्रदीप 6 अप्रैल 2015 की सुबह 7 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से घर से निकला था। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। प्रदीप का पूरा परिवार भी गायब था, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि वारदात प्रदीप ने ही की है। काफी देर तक जब कोई वहां नहीं आया तो एक कांस्टेबल को वहां छोड़कर थाना प्रभारी लौट आए। अब तक शिवानी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस को मिल चुकी थी। उस पर जो आखिरी कॉल आई थी, जांच में पता चला वो कॉल प्रदीप के फोन से की गई थी। सर्विलांस टीम ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। अगले दिन उक्त नंबर की लोकेशन दिल्ली में मिली। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम दिल्ली रवाना कर दी। दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि उसकी लोकेशन जलेसर में है। पुलिस टीम जलेसर पहुंची। इसके बाद उस फोन की लोकेशन आगरा की हो गई। जैसे जैसे उस फोन की लोकेशन बदल रही थी, सर्विलांस टीम उसकी जानकारी पुलिस टीम को दे रही थी। जब पुलिस टीम को पता चला कि उस फोन की लोकेशन आगरा में है, तो पुलिस टीम उसका पीछा करते हुए आगरा पहुंच गई। आखिर 9 अप्रैल 2015 को कारगिल पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में ले लिया। पुलिस के शिकंजे में आते ही प्रदीप हक्का बक्का रह गया। थाने लाकर प्रदीप से पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने उसकी एक नहीं चली। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसी ने शिवानी की हत्या की थी। शिवानी प्रदीप की मौसेरी बहन थी। अपनी मौसेरी बहन की हत्या की उसने जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक गांव है निघौली कला। रामनिवास इसी गांव के रहने वाले थे। वो पेशे से हलवाई थे। उनके परिवार में पत्नी सरोज के अलावा 6 बच्चे थे। उनमें से 2 बेटियों और 1 बेटे की वो शादी कर चुके हैं। अपनी बेटी सुमन और बेटे कुलदीप की शादी उन्होंने इसी साल फरवरी में 6 दिन के अंतराल पर की थी। दोनों ही शादियों में अन्नू नागर भी पत्नी रेखा और बेटी शिवानी के साथ आए थे। प्रदीप इन्हीं रामनिवास का बेटा है। शादी में आई अपनी सगी मौसेरी बहन शिवानी प्रदीप को भा गई। शिवानी की नज़रों का जादू प्रदीप पर कुछ इस तरह चला कि वो उसके आगे पीछे घूमने लगा। प्रदीप अपनी कोशिशों से शिवानी को आकर्षित कर रहा था। उसे मौके की तलाश थी। आखिर उसे वो मौका मिल गया। शिवानी किसी काम से छत पर गई तो प्रदीप भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वहां शिवानी को अकेली देखकर वो खुद को रोक नहीं सका। उसने कहा, शिवानी, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारे सामने सब भीखे हैं। शिवानी ने शर्माकर कहा, भैया, तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। प्रदीप पास आकर बोला, देखो शिवानी, मेरी तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तुम मुझे भैया कहने के बजाय नाम से बुलाया करो। अगर तुम कह रहे हो तो मैं नाम से ही बुलाऊंगी। तुम भी कभी आगरा आना, वहां बहुत सी देखने लायक जगहें हैं। तुम कह रही हो इसलिए जरूर आऊंगा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं कि ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। प्रदीप की बात सुनकर शिवानी हंसने लगी। 6 दिनों में शिवानी और प्रदीप की कई बार लंबी लंबी बातें हुई। प्रदीप के मन में अजीब से भाव उमड़ रहे थे, जबकि शिवानी के लिए वो सिर्फ मौसेरा भाई था। शादी के बाद सारे मेहमान जाने लगे थे। प्रदीप के मन में अजीब सी हलचल थी, क्योंकि वो अभी तक अपने दिल की बात शिवानी से कह नहीं पाया था। शिवानी के जाने से पहले वो उससे मन की बात कह देना चाहता था। मौके के इंतजार में वो शिवानी के इर्द गिर्द मंडराने लगा। जैसे ही उसे मौका मिला, वो शिवानी का हाथ पकड़कर एकांत में ले गया। इससे पहले कि शिवानी कुछ समझ पाती, उसने कहा, शिवानी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम तो यहां से चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। प्रदीप की बात शिवानी को कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि प्रदीप उसका मौसेरा भाई था। वो उसे कोई जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। अगले दिन शिवानी अपने माँ बाप के साथ आगरा आ गई। आगरा आने के बाद शिवानी की मनोस्थिति कुछ अजीब सी थी। शिवानी के जाने के बाद वास्तव में प्रदीप बेचैन हो गया। वो जब तब शिवानी को फ़ोन करके मीठी मीठी बातों से उसे लुभाने की कोशिश करने लगा। शिवानी भी उम्र की उस दहलीज पर खड़ी थी जहां भावनाओं और उमंगों का सैलाब दूर तक बहाकर ले जाने की कोशिश करता रहता है। अर्थात शिवानी का झुकाव भी प्रदीप की तरफ होने लगा। उसे प्रदीप अच्छा लगने लगा। एक दिन प्रदीप ने शिवानी को फ़ोन किया कि वो आगरा आ रहा है। उसके आने की बात पर शिवानी खुश हो गई। उसका मन भी प्रदीप से मिलने के लिए उमड़ने लगा। प्रदीप आगरा पहुंचा तो शिवानी घर में बिना बताए तय जगह पर प्रदीप से मिलने पहुंच गई। वहां से प्रदीप शिवानी को ताजमहल ले गया। वहीं पर शिवानी ने प्रदीप की मोहब्बत कबूल कर ली। शिवानी और प्रदीप भले ही रिश्ते में भाई बहन थे, लेकिन उनकी सोच नए जमाने की थी। इसलिए प्यार के नशे में वे अपने बहन भाई के रिश्ते को भूल गए। प्रदीप ने तय किया कि वो शिवानी से ही शादी करेगा।
लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि वो अपने घरवालों से मन की बात कहे कैसे कि वो मौसेरी बहन शिवानी के साथ शादी करके अपनी दुनिया बसाना चाहता है। हालांकि वो जानता था कि दिल की बात जुबान तक आते ही परिवार और समाज में तूफान आ जाएगा, पर वो अपने उस दिल का क्या करता जो केवल शिवानी के लिए ही धड़क रहा था। अपनी दुनिया बसाने की गर्ज से वो दिल्ली जाकर शादी ब्याह में हलवाईगिरी का काम करने लगा। बीच बीच में वो शिवानी से मिलने आगरा आता रहता था। एक दिन जब वो आगरा आया तो उसने शिवानी से कहा, शिवानी, मैं चाहता हूं कि हमारा ये प्यार एक नए रिश्ते में बदल जाए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए तुम अपनी मम्मी पापा से बात कर लो। तुम उनकी अकेली संतान हो, इसलिए वे तुम्हारी बात मान भी लेंगे। तुम ये क्या कह रहे हो प्रदीप? बेशक तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। वो सब बाद में देखेंगे, अभी तो हमें ये देखना है कि उनकी क्या राय है। मैं फिलहाल दिल्ली जा रहा हूं, तुम फोन करके बताना कि वे क्या कह रहे हैं, ठीक है? मैं कोशिश करके देखती हूं, शिवानी ने जवाब दिया। प्रदीप तो चला गया, लेकिन शिवानी को कश्मकश में डाल गया। उसके मन में यही बात घूम रही थी कि शादी की बात माँ से कैसे कहे। फिर हिम्मत करके उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी, प्रदीप मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी की बात सुनकर रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान होकर बोली, ये क्या कह रही है? वो तेरा भाई है और भाई बहन के बीच शादी कभी नहीं हो सकती। माँ के सख्त तेवर देखकर शिवानी सहम गई। दूसरी ओर रेखा चिंता में पड़ गई। उसने कहा, आज के बाद तू प्रदीप से कभी भी नहीं मिलेगी। माँ का गुस्सा देखकर शिवानी कोई जवाब नहीं दे सकी। फोन करके उसने प्रदीप से कह दिया कि मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। देखो शिवानी, कोई माने या ना माने, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा और जल्द ही ये बात मैं अपने घर में बता दूंगा। उसके बाद मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को मना लेंगी, प्रदीप ने कहा। जब रेखा ने बेटी की बात पति अन्नू को बताई तो अन्नू ने शिवानी को डांटने के बजाय प्यार से समझाया कि बेटा, समाज ऐसे रिश्तों को कभी कबूल नहीं करता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका फोन रिसीव ही मत करो। पिता की बात को शिवानी समझ रही थी। वो कश्मकश में फंस गई कि अब क्या करे। एक ओर उसके माँ बाप थे तो दूसरी ओर उसका प्यार प्रदीप। आखिर उसने तय किया कि माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रखकर वो प्रदीप से ना तो मिलेगी और ना ही उसका फोन रिसीव करेगी। दूसरी ओर एक दिन हिम्मत करके प्रदीप ने अपने माँ बाप से कह दिया कि वो शिवानी से शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर पिता रामनिवास हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू जानता है कि वो तेरी बहन लगती है, उससे तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन प्रदीप के सिर पर तो मोहब्बत का जादू चढ़कर बोल रहा था। उस पर पिता के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। अपने प्यार की खातिर उसने अपने घर वालों से बगावत कर ली। उसने कह दिया कि वो हर हालत में शिवानी से शादी करेगा। अपने माँ बाप से बगावत करने की बात शिवानी से बताकर प्रदीप ने शिवानी को फोन किया, लेकिन शिवानी ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। कई बार फोन करने के बाद भी जब शिवानी ने फोन रिसीव नहीं किया तो वो परेशान हो गया। उसके बार बार फोन करने की बात शिवानी ने अपनी मां रेखा को बता दी। रेखा ने एक दिन परिवार वालों को बुलाकर पंचायत की। सबने प्रदीप को फटकारा और कहा कि उसकी जिद गलत है, बहन के साथ कभी शादी नहीं हो सकती। प्रदीप को लगा कि वो अकेला पड़ता जा रहा है। उसका बागी मन ये सोचकर परेशान था कि उसकी खुशी में समाज का क्या लेना देना। सभी ने बहुत समझाया पर उसने अपना फैसला नहीं बदला। प्यार जब हद से गुजर जाता है तो जुनून बन जाता है। उसने रात में ही शिवानी को फोन किया। इस बार शिवानी ने उसकी कॉल रिसीव करके साफ कह दिया कि वो घर वालों की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो उससे शादी करने की बात भूल जाए। शिवानी, मना तो मेरे घर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी बात ठुकरा दी। मैं तुम्हारे लिए उन्हें भी छोड़ने को तैयार हूं। अब तुम अपने कदम पीछे मत खींचो। प्रदीप, मैं एक लड़की हूं, इसलिए मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उसी बीच अन्नू को पता चल गया कि शिवानी और प्रदीप के बीच फोन पर बातें हुई हैं, तो उसने शिवानी के मोबाइल का सिम तोड़ दिया। अब प्रदीप का शिवानी से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। वो बहुत आहत था। उसकी हालत जख्मी शेर सी हो गई। एक दिन उसने शिवानी के पिता अन्नू को फोन पर धमकाया कि अगर उसने शिवानी की शादी मेरे अलावा किसी और से कर दी तो वो शिवानी को मार डालेगा। अन्नू प्रदीप की हरकतों से परेशान था। उसने तय किया कि वो जल्द ही बेटी की शादी करके प्रदीप से अपना पीछा छुड़ा लेगा। पिता को परेशान देखकर शिवानी ने उनसे वादा किया, पापा आप परेशान ना हो, अब मैं प्रदीप से कभी बात नहीं करूंगी। बेटी पर विश्वास करते हुए अन्नू ने उसे नया सिम कार्ड लाकर दे दिया। प्रदीप को पता नहीं कहां से शिवानी का नया नंबर मिल गया, तो वो फिर उसे फोन करने लगा। शिवानी ने उससे साफ कह दिया कि उसके पापा उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो उससे ना शादी कर सकती है और ना ही कोई संबंध रखना चाहती है। शिवानी के रिश्ते की बात सुनकर प्रदीप एक तरह से पागल हो उठा। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो गुस्से में उबलने लगा। इसके बाद उसने कई बार कोशिश की कि वो शिवानी से मिलकर अपने दिल का हाल बताए, लेकिन शिवानी उससे मिलना नहीं चाहती थी। प्रदीप समझ गया कि शिवानी उसे दगा दे गई।
उसने तय किया कि वो शिवानी को किसी और की नहीं होने देगा। अगर वो नहीं मानी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। प्रदीप के दिमाग पर शैतान बैठ गया। खून उसके सिर पर सवार हो गया। उसने 5 अप्रैल को एक तेज धार वाला चाकू खरीद कर रख लिया। इसके बाद उसने शिवानी को फोन करके कहा, शिवानी, चलो मैं ही तुम्हारी बात मानकर अपना रास्ता बदल लेता हूं, पर एक बार तुम मुझसे जरूर मिल लो, बस आखिरी बार, हमारे प्यार की खातिर। शिवानी मौत की दस्तक से अनभिज्ञ थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मिल लूंगी। प्रदीप ने उसे मिलने के लिए सिकंदरा बुलाया। शिवानी मां से मोबाइल रिचार्ज कराने की बात कहकर अपने घर से निकली। वो सीधे सिकंदरा पहुंची, जहां प्रदीप उसका इंतजार कर रहा था। शिवानी प्रदीप को देखकर मुस्कुराई, मगर प्रदीप ने नजर फेर ली। शिवानी ने पूछा, कहो, क्या कहना है? क्या सारी बातें यहीं कर लोगी? अंदर चलते हैं। प्रदीप, मुझे जल्दी घर जाना होगा, शिवानी बोली। ठीक है, चली जाना, प्रदीप ने लापरवाही से कहा। कुछ देर बैठकर बातें कर लेते हैं। इसके बाद सिकंदरा के अंदर जाने के लिए उसने 10-10 रुपए के टिकट खरीदे। टिकट लेने के बाद उसने इधर उधर देखा। गेट के पास पार्क बिल्कुल सुनसान था। वो शिवानी को लेकर उधर आ गया और एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। वहां से मेन गेट करीब 100 मीटर दूर था। शिवानी सामान्य थी, पर प्रदीप के शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रदीप ने कहा, शिवानी, अब बताओ कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रदीप, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। फिर जरा सोचो, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? शिवानी के इतना कहते ही प्रदीप ने इधर उधर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने जेब से चाकू निकाला और शिवानी का मुंह दबाकर चाकू का एक बार उसकी गर्दन पर कर दिया। मुंह बंद होने से शिवानी चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रदीप ने 5-6 बार उसके पेट में किए। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसने चाकू वहीं फेंका और तेजी से मेन गेट से बाहर निकल गया। इसके बाद एक पर्यटक की नज़र शिवानी की लाश पर पड़ी तो उसने वहां घूमने वाले अन्य लोगों को वो लाश दिखाई। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा गार्डों को लड़की की लाश पार्क में पड़ी होने की जानकारी मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्रदीप से पूछताछ करके पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रिश्तों की मर्यादा को न समझने वाले युवक ने अपने जुनून में अपनी ही रिश्ते की बहन की जिंदगी छीन ली, पर उसके चेहरे